हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं शाबान। मैं हूं जुनैद। आज की जो भाई वीडियो लेकर हैं आर्मी के ऊपर लेकर हैं हम। और जिस तरह की आर्मी इंडियन आर्मी क्या हो गया? कौन सी आर्मी, पहले तो ये क्लियर भाई करना। इंडियन आर्मी की वीडियो लेकर हैं। इंडियन आर्मी के पास जो कि वेपन्स है ना वो बनाए जाते हैं और किस कंपनी है जो सबसे ज्यादा बनाती है। यार ये क्या बात हुई? मतलब कि उनकी अपनी प्राइवेट कंपनी होगी कोई जो उनको हाँ, देती होगी हैं? ये कोई भारत फौज है, हाँ, उसने एक वेपन बनाया था इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी को जैसे ही दिखाया वो तो उस वेपन पे हंसने लगे कि इतना छोटा वेपन और हमारे किस काम के लिए यूज होगा। अच्छा। हाँ, और फिर उसने वही वेपन जो है अमेरिका को दिया। हाँ, अमेरिका ने जब यूज किया तो इंडियन आर्मी के भाई होश उड़ गए कि ये क्या एक बना मिनट रहे एक हैं। मिनट, ये मतलब कि उनको, हाँ तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि मतलब इंडियन वेपन्स जो बनाए जा रहे हैं वो अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका ने यार लिया था। वो एक्सपोर्ट तो उन्होंने तब किया ना कि जब इंडिया में फेल हो गए। हाँ, इंडिया में रिजेक्ट कर दिया हाँ। उन्होंने। हालांकि वही कंपनी जो है BMW और मर्सिडीज गाड़ी के पार्ट्स भी बनाती है। ओह, नाइस। चल फिर तो हमें वीडियो देखनी चाहिए हाँ। यार, ऐसा क्या है। देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत फोर्ज साल 2012 में इस कंपनी ने अपनी पहली इंडिजिनस आर्टिलरी गन बनाई, लेकिन इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने इसे सीरियसली लेने की बजाय सिर्फ एक जुगाड़ कहकर रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, दुनिया की हर दूसरी कार और ट्रक्स में जिसके पार्ट्स लगे होते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनीज में से एक है, उसकी टेक्नोलॉजी को 4 साल तक इंडिया में टेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन यही से कहानी पलटती है। अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए इस कंपनी को अपनी आर्टिलरी गन अमेरिका भेजनी पड़ी, सिर्फ एक फेयर ट्रायल के लिए। और फिर साल 2016 में एक आर्मी कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के टॉप जनरल्स और डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर के सामने एक वीडियो चलाया गया, और जैसे ही वो वीडियो चला पूरा रूम साइलेंट हो गया। एक इंडियन आर्टिलरी गन अमेरिका की जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े गन मेकर्स को डोमिनेट कर रही थी। यहीं से सब कुछ बदल गया। एक तरफ ये कंपनी BMW, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसे ग्लोबल जाइंट्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है, दूसरी तरफ अटैक्स, अल्ट्रालाइट होवित्जर और कल्याणी M4 जैसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम्स जो बैटलफील्ड में गेम बदल सकते हैं। ये कहानी है कल्याणी ग्रुप की, जिसने क्रैंकशाफ्ट से कैनन्स तक का सफर तय किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, भाई कितने ग्रुप है इधर। अजीम ग्रुप, ये पता नहीं कल्याणी ग्रुप कौन है, ये तो आप खुद पहली दफा सुन रहे हैं भाई। ऐसे भारत फोर्ज की स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस दौर में जब इंडिया की इकोनॉमी बंद थी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर मैनुअल मशीन्स और सस्ते लेबर पर डिपेंड करती थी। इसी दौर में 1961 में नीलकंठ राव कल्याणी ने पुणे में एक छोटी सी फोर्जिंग यूनिट की शुरुआत की। फोर्जिंग मतलब हॉट मेटल को दबाकर उसे शेप देना, जिससे बने पार्ट्स ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाते हैं। वो एक ऐसा समय था जब मशीनों से ज्यादा पसीने की कीमत थी। इसी इंडस्ट्रियल फैमिली में बड़े हुए बाबा कल्याणी, जिनकी शुरुआती पढ़ाई तो बेलगांव के मिलिट्री स्कूल में हुई, लेकिन इंजीनियरिंग उन्होंने बिट्स पिलानी से कंप्लीट की और मास्टर्स के लिए वो अमेरिका के MIT चले गए। यहाँ उन्होंने पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देखा, जो उनके बचपन में देखी शोरगुल वाली फैक्ट्रियों से बिल्कुल अलग था। बाबा कल्याणी को ये समझ आ गया था कि फ्यूचर सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि प्रिसीजन और इनोवेशन से बनेगा। 1972 में मास्टर डिग्री लेकर जब वो इंडिया लौटे, तब देश लाइसेंस राज के दौर में था। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने पुणे प्लांट की जिम्मेदारी संभाल ली। उस समय भारत फोर्ज बस एक साधारण लेबर्स के भरोसे चलने वाली यूनिट थी, पुरानी मशीनें, कम एफिशिएंसी और छोटी सोच। और यही उन्होंने फैसला किया कि अब मसल पावर से नहीं ब्रेन पावर से काम होगा, जिसके बाद सब कुछ बदलने लगा। सोचिए, उस दौर में जब लेबर बहुत सस्ता था, बाबा कल्याणी ने करोड़ों की CNC मशीनें और रोबोटिक्स इंपोर्ट करने का फैसला किया। बैंकों का सपोर्ट कम था और लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि तर्क यही था कि जब सस्ता लेबर है तो इतनी महंगी मशीनों की क्या जरूरत। लेकिन उनका विजन साफ था, उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंपनी बनानी थी। 80-90s के दशक में भारत फोर्ज ने मैनुअल सिस्टम से प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम बढ़ाया, और यहीं से उनका असली स्केल अप शुरू हुआ, जहां फोर्जिंग और ऑटो कंपोनेंट्स उनका कोर बिजनेस बन गया। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बिना कोई व्हीकल चल ही नहीं सकता, जैसे क्रैंकशाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड्स और एक्सेल्स, जो उनके बगैर कोई भी नहीं कार चल सकती। तो भाई कैसे चल सकती है? जब वो पार्ट्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगी कार? रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, इस तरह के जायंट्स को अगर वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो तो उनकी सोचो, लोकल हाँ
लोकल इंजन कंपनी की को ताकत को पहियों तक पहुंचाते हैं। इसी सेगमेंट में कंपनी ने ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि वो ग्लोबल ओईएम्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई। BMW, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा जैसे जायंट्स के लिए कंपोनेंट्स बनाना सिर्फ स्केल का खेल नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम प्रिसीजन और जीरो डिफेक्ट क्वालिटी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। भारत फोर्ज ने यही हासिल किया, मास प्रोडक्शन के साथ माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी। इसी काबिलियत के दम पर कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन फोर्जिंग फैसिलिटी खड़ी कर दी। यही वो मजबूत बुनियाद थी जिसने इन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यही इंजीनियरिंग का हुनर अब आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएगा? अब तक हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडिशनल फोर्जिंग यूनिट एक हाईटेक इंजीनियरिंग पावर हाउस बन चुकी थी। सड़कों पर राज करने के बाद बाबा कल्याणी के सामने एक ऐसा सवाल था जो उनकी कंपनी की पूरी साख बदल सकता था। सवाल ये था कि अगर आप एक ट्रक का एक्सल बना सकते हैं, तो क्या आप एक फाइटर जेट के इंजन का हिस्सा भी बना सकते हैं? यहीं से एंट्री होती है एरो फाइटर जेट का। भाई साहब स्पेस सेक्टर की, जो किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए अल्टीमेट बेंचमार्क माना जाता है। देखिए, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में जमीन आसमान का फर्क है। सड़कों पर अगर कोई पार्ट फेल हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर अगर इंजन का एक छोटा सा हिस्सा भी फेल हुआ तो उसका नतीजा सिर्फ तबाही है। इसलिए यहाँ सिर्फ ताकत या स्केल काम नहीं आता, यहाँ चाहिए एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और माइक्रोन लेवल प्रिसीजन। माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर का हजारवां हिस्सा। इतनी बारीकी जहाँ एक इंसान के बाल की मोटाई से भी कम का अंतर पूरे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। और यही वो जगह है जहाँ 99% कंपनियां फेल हो जाती हैं। भारत फोर्स ने इस इम्पॉसिबल दिखने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ग्लोबल मार्केट को किसी इंडियन कंपनी से नहीं थी। आज इसका सबसे बड़ा सबूत है रॉल्स रॉयस के साथ उनकी पार्टनरशिप। भारत फोर्ज उन क्रिटिकल टरबाइन इंजन फैन ब्लेड्स को मैन्युफैक्चर करता है जो हजारों आरपीएम की स्पीड पर घूमते हैं और भयानक टेम्परेचर और प्रेशर को झेलते हुए भी परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। यही वो लम्हा था जब भारत फोर्ज एक साधारण इंडियन सप्लायर से ऊपर उठकर एक ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क बन गया। और यही भरोसा तब दिखता है जब बोइंग और एयरबस जैसे दिग्गज भारत फोर्ज को अपने एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए सप्लायर चुनते हैं। उनके लिए सप्लाई करना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जीतना नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपका प्रोसेस, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। इन ग्लोबल पार्टनरशिप्स ने बाबा कल्याणी को एक बड़ा एहसास दिलाया कि अगर आप एरोस्पेस की बारीकियों को संभाल सकते हैं तो डिफेंस के मैदान को भी जीत सकते हैं। ट्रकों से एयरक्राफ्ट तक का ये सफर अब एक महाविनाशक छलांग के लिए तैयार था। देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोई मामूली काम नहीं है। माइंडसेट आगे लेके जा रहे हैं, रीजन्स आते जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ इससे रुक नहीं रहे वो। अंदाजा आप ये चीज पहुंच कर लो कि जस्ट ना आपको स्टार्ट लेना मुश्किल होता है, आगे चीजें खुद ब खुद होती जाती हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। ये तो फिर भाई प्योर टाटा साहब जी वाली चल रही है। हाँ, और स्टार्ट में इन्होंने ऐसे ही शुरू किया और था। बंदे की विल पावर होनी चाहिए आगे बढ़ने की। भाई आइडियाज आते रहते हैं। हाँ खासकर उस दौर के इंडिया में जहां दशकों तक आर्टिलरी गन, टैंक्स और मिसाइलें बनाना सिर्फ सरकारी कंपनियों की जागीर समझी जाती थी। प्राइवेट कंपनियों के लिए इन सेक्टर्स के दरवाजे न सिर्फ बंद थे, बल्कि उन पर ट्रस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो था। टाटा, महिंद्रा और एल&टी जैसे कुछ बड़े नामों को छोड़कर किसी ने इस आग में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन बाबा कल्याणी का विजन बहुत पहले ये समझ चुका था कि अगर भारत को वाकई महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना बंद करना होगा। यह सोच तब की है जब आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द भी चर्चा में नहीं था। लेकिन विजन का होना एक बात है और सिस्टम को बदलना पूरी तरह अलग गेम। साल 2012 में जब भारत फोर्स ने अपनी पहली इंडिजिनस आर्टिलरी गन डेवलप की तो उन्हें लगा कि यह देश की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा गौरव होगा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी का आलम यह था कि इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेने की बजाय इसे महज एक जुगाड़ कहकर खारिज कर दिया गया। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हासिल कर लिए थे, उसे अपने ही देश में एक तोप का ट्रायल करने तक की जगह नहीं दी गई। सरकारी नियमों की बेड़ियां इतनी सख्त थी कि किसी प्राइवेट प्लेयर को टेस्टिंग रेंज का एक्सेस देना नामुमकिन माना जाता था। मतलब आपने टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। ऐसी स्थिति में ज्यादातर कंपनियां हार मान लेती हैं, लेकिन भारत फोर्स ने ऐसा नहीं किया। बाबा कल्याणी ने तब एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने इंडियन डिफेंस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि अगर भारत का सिस्टम उन्हें मौका नहीं दे रहा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर के सामने खुद को साबित करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी गन जहाज पर ला दी और अमेरिका के रॉक आइसलैंड आर्सेनल भेज दिया। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह यूएस आर्मी की एक हाईली रिस्पेक्टेड टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां सिर्फ सीरियस और हाई ग्रेड सिस्टम्स को ही टेस्ट करने की इजाजत मिलती है। और जब बात उस तो ये भी है, जब इंडिया की आर्मी उसको जुगाड़ कह रही तो उन्होंने कैसे दे दी? भाई, वो लोग नो है ना, वो सिर्फ आपके सामने एक चीज नहीं देखते, उसके पीछे सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं
कि भाई साहब उनके पीछे जो है वो क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकती हैं। और जब अब भी उनके किसी लिए तो वो एक जुगाड़ वाली गन ही थी इंडियन आर्मी के लिए अपने लिए, लेकिन उन्होंने भाई साहब उनके पीछे एक पूरा विजन देखा कि भाईजान उसने अगर वो रॉयल्स रॉयल बिल्कुल। और इस तरह हाँ। BMW और कहाँ से बंदा उठ के आया है, तो इट्स मीन इसमें भी कुछ ना कुछ चीज होगी सही, तो टेस्ट करने में क्या हर्ज है। हाँ, उन्होंने तो और- टेस्ट ही नहीं ना किया। और जब भी हाँ। किसी वेपन्स को या किसी चीज को अपग्रेड मिल जाए या हाँ। उसमें कुछ बेटरमेंट मिले तो भाई क्यों नहीं लोग ऐसा ही है, करना चाहेंगे ऐसा भाई। ही है। तपती दोपहर में उस भारतीय तोप ने अमेरिका की धरती पर आग उगलना शुरू किया तो वहां मौजूद अमेरिकी जनरल्स और एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के हर पैमाने पर इस तोप ने न सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच किया बल्कि कई मामलों में तो दुनिया के सबसे महंगे गन सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। साल 2016 की एक आर्मी कॉन्फ्रेंस में बाबा कल्याणी को अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने वहां मौजूद भारत के टॉप जनरल्स और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के सामने उस अमेरिकी ट्रायल का एक अनएडिटेड वीडियो प्ले कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर वो हिंदुस्तानी तोप अमेरिका की जमीन पर तबाही मचाती दिखी, उस पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो अधिकारी इसे जुगाड़ कह रहे थे, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मनोहर पार्रिकर, जो खुद एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसे सरकारी संस्थान दशकों में नहीं कर पाए। उसी एक वीडियो ने दशकों पुरानी नीतियों की दीवार गिरा दी। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर सरकार ने पॉलिसी बदल दी और पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस टेस्टिंग रेंज के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए गए। यही वो पल था जहां से भारत फोर्ज की असली डिफेंस जर्नी शुरू हुई, जिसने इंडिया को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाने की राह पर खड़ा कर दिया। इसके बाद कंपनी सिर्फ कंपोनेंट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम्स तैयार करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अटैक्स यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म आज दुनिया की सबसे घातक तोपों में गिना जाता है। इसके बाद भारत फोर्स ने 155mm 39 कैलिबर गन सिस्टम डेवलप किए, जो दुर्गम इलाकों में बिजली की रफ्तार से तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रा लाइट होवित्जर, जिसे लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली चोटियों के लिए बनाया गया है। लेकिन बाबा कल्याणी यही नहीं रुके। उन्होंने जवानों के लिए कल्याणी M4 जैसे आर्मर्ड व्हीकल बनाए। यह ब्लास्ट रेजिस्टेंट किला माइंस धमाकों में भी जवानों को सुरक्षित रखता है। डिफेंस की इसी भूख ने कंपनी को स्मॉल आर्म्स में भी उतार दिया। आज भारत फोर्ज 9mm पिस्टल, स्नाइपर राइफल्स और मॉडर्न कार्बाइन्स भी बना रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इजराइल की राफेल के साथ KRAS जैसी साझेदारी की गई है, जहां मिसाइल सिस्टम्स और अगली पीढ़ी के वॉरफेयर सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने ट्रक के पुर्जों से अपनी पहचान बनाई थी, आज वह नेशनल सिक्योरिटी के कोर सिस्टम्स तैयार कर रही है। जिस विजन को कभी पागलपन कहा गया, आज वही देश की रक्षा नीतियों को दिशा दे रहा है। आज जब दुनिया वॉर्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, तो इंडिया को हथियारों के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देखने की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं, अपनी इंजीनियरिंग है और इनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं भारत फोर्ज जैसी कंपनियां। लेकिन क्या यह सफर यहीं खत्म होता है? जी नहीं। डिफेंस तो महज एक शुरुआत थी। असली रोमांच तो उस ग्लोबल एम्पायर में छिपा है, जिसे बाबा कल्याणी ने बड़ी खामोशी से खड़ा किया है। आज भारत फोर्ज की वैश्विक धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक, नॉर्थ अमेरिका, हाँ जी, फ्रांस, हाँ जर्मनी, जी, हाँ सब जी, में मैं भी भाई वही साहब। चीजें देख रहा हूँ भाई साहब, मैं भी वही चीजें देख रहा हूँ। 18 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अक्रॉस 5 कंट्रीज भाई साहब। भाई साहब। दुनिया के 5 देशों में इनकी 18 वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज हैं। लगभग 90,000 करोड़ की नेटवर्थ और 16,000 करोड़ से ज्यादा के सालाना रेवेन्यू वाली इस कंपनी की असली ताकत है। अडानी को भी क्रॉस करके बैठे हुए हैं भाई। जिसका पता ही नहीं था हमें यार। पता ही नहीं था भाई। हाँ यार। का 11,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर बुक, जिसमें सऊदी अरब और आर्मेनिया जैसे देशों के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी शामिल हैं। बाबा कल्याणी बखूबी जानते हैं कि फ्यूचर सिर्फ मेटल को आकार देने में नहीं, बल्कि उसे इलेक्ट्रिक और ग्रीन बनाने में है। इसलिए कल्याणी पावर ट्रेन के जरिए अब वे उन स्मार्ट कंपोनेंट्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिन्हें कल तक भारत सिर्फ इंपोर्ट किया करता था। फिर चाहे विंड टरबाइन हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल, कल्याणी ग्रुप उस क्लीन टेक रेस को भी लीड कर रहा है, जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कामयाबी नहीं, बल्कि उस भारतीय जीत की है जिसने हमें एक सप्लायर से ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। अगर इंडियन इंजीनियरिंग का यह गौरवशाली सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्या आप जानते हैं भाई साहब, ये भाई थी। साहब, एक दफा जस्ट उन्होंने अपनी मशीनरी इंपोर्ट की दूसरे कंट्री में, हाँ। और उसके बाद जब वहाँ टेस्टिंग हुई, वहां से फिर कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस में फिर वो चीज दिखाई गई और वहां से उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हो गया। और यार मतलब- एक्सपोर्ट क्या करनी, उन्होंने तो उन्हीं कंट्री में अपनी फैक्ट्री बना दी, एक्सपोर्ट बना दी। वो तो हाँ। उस दौर की बात है ना हाँ। कि एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब तो भाई ये 5 देशों में और 5 मेजर देशों में, जो कमाल कर छोटे दिए। मोटे छोटे जो है ना, मोटे वो नहीं, अच्छे खासे अच्छे खासे बड़े बड़ी देश हैं, उनमें जाके उन्होंने फैक्ट्रीज जो है वो
लगा के बैठे हुए हैं और प्रॉपर उनको सप्लाई वगैरह करने हैं। और मैं तो ये हैरान हूँ कि यार इतनी बड़ी कंपनीज के साथ उस वक्त इन्होंने पार्टनरशिप की भाई। और यार ये हाँ। कितनी मोटिवेशनल स्टोरी थी BMW, कि Rolls स्टार्ट कहाँ Royce। से किया है उन्होंने, और भाई मतलब बढ़ते गए इंसान बढ़ते गए और इस स्टोरी को देख के ना हमें ये वो सीखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि भाईजान हमें जो है ना वो हार नहीं माननी चाहिए। हाँ वाकई अपने में। अपने विजन्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, अपने विजन्स पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बंदा रिजेक्ट वगैरह करता है तो वो आम तौर पे हो यूजुअली तौर पे ये होता है कि भाईजान हम बड़े ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते डिसअपॉइंट हो हैं जाते हैं और कि इस यार चीज को वहां स्किप कर देते हैं हाँ कि भाईजान नहीं, अब कोई किसी बंदे को पसंद नहीं आया तो अगर आपको अपनी चीज पे इतना यकीन है तो उसको रिप्रेजेंट करो, ग्लोबली हाँ। जाके करो, किसी भी देश में जाके करो, तो वहां से वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती नहीं, है मैं भाई। तो बहुत परेशान हूँ कि जहाँ अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप हम्म एयरपोर्ट्स बनाते हैं उनके हम्म ठेके रहते हैं, हम्म जो जहाज बना रहे हैं वो हम्म, कहाँ होंगे ये बात। हाँ, मेरी तो जहाज पूरी सिर्फ पूरी जहाज वीडियो नहीं भाई, प्रॉपर वो क्या क्या चीजें नहीं बना रहे वो देखो, तो हर चीज हाँ, में तो उनका हाथ है। आपने ये बताना है कि पूरी वीडियो में अकेला ये चीसा क्यों आ रहा है और हम दोनों काले क्यों आ हाँ, रहे हैं। अरे, बैठे ये ज़हन ना, मेरे ज़हन से ये चीज निकल नहीं रही, इसने क्या बाबा किया हुआ कल्याणी है? भाई, बाबा कल्याणी की बात सुन के मैं तेरे चेहरे पे नूर आ चेहरे गया पे है। नूर आ गया यार, कोई शौक हो जाता है मेरे चेहरे पे नूर आ गया। हाँ तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब दें, करें। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक टेक केयर। बेल केयर आइकन को किसने ऑन करवाना है? यार। नई वीडियो नहीं तूने अपने लोगों तक पहुंचानी। भाई इस तरह की ना फाड़ू वीडियो आने वाली है तो बेल आइकन हाँ, को भी आप ना दबा दें, क्योंकि ताकि हर बिना किसी नोटिफिकेशन देरी के आप तक वीडियोस पहुंच जाए। पहुंचती रहे भाई। टेक केयर भाई, टेक टाटा। केयर।